और मुझे नहीं मालूम था वो इतना इंपॉर्टेंट है। जब तो वहाँ पे जो है हमसे डॉक्यूमेंट मांगा, लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, मेरे से वहाँ पे मेरा कोर्स पूछा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शेखर ब्लॉग। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई इमिग्रेशन एक्सपीरियंस, कि मेरे साथ इमिग्रेशन में क्या क्या हुआ, क्या डॉक्यूमेंट मांगते हैं, सारा कुछ, एवरीथिंग फ्रॉम इंडिया टू दुबई टू कनाडा। मेरी एक्चुअली एमरेट्स वाली फ़्लाइट थी, एमरेट्स की फ़्लाइट थी। जो मेरा स्टॉप था, ले ओवर था, वो था दुबई में। मेरे से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे, इंडिया में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे, दुबई में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे, सारा कुछ एवरीथिंग। कनाडा में लैंड करने के बाद उन्होंने कौन से डॉक्यूमेंट चेक करे, कोरोना की रिपोर्ट, एवरीथिंग सारा कुछ बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। कि अभी इस टाइम 2023 के इंटेक्स में, जैसे मेरा मई इंटेक है 2023 का, तो अभी इस टाइम लेटेस्ट क्या सिचुएशंस चल रही है, क्या डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, सारा कुछ एवरीथिंग। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइस, जो मेरी फ़्लाइट थी वो 20 अप्रैल की थी। एमरेट्स, जो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो जो मेरी फ़्लाइट थी वो 20 अप्रैल को दिल्ली टू दुबई थी। दुबई में मेरा ले ओवर था और दुबई से फिर थी मेरी कनाडा, टोरंटो। ठीक है। तो जब मेरी फ़्लाइट थी 20 अप्रैल को, तो मैं 20 अप्रैल को सुबह घर से निकल जाता हूँ 7:30 के अराउंड। और मैं जब एयरपोर्ट पहुंचता हूँ, एयरपोर्ट में मैं 12 बजे, 12:30 बजे करीब इन कर जाता हूँ टर्मिनल के अंदर। टर्मिनल 3 के अंदर मैं इन करता हूँ, बिकॉज आजकल जो है काफ़ी भीड़ चल रही है, काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं बाहर कनाडा जा रहे हैं स्टडी के लिए। तो बहुत भीड़ होती है, चेक इन कराना पड़ता है, बोर्डिंग कराना पड़ता है, बहुत कुछ इंडिया में कराना पड़ता है। बहुत भीड़ होती है आजकल एयरपोर्ट पे, जैसे कि स्टेशन पे होती है आजकल, रेलवे स्टेशन पे। वैसे आजकल एयरपोर्ट के भी वही सिचुएशंस चल रहे हैं। तो जब मैं टर्मिनल के अंदर इन करता हूँ 12:30 बजे के करीब, तो अराउंड 500-600 स्टूडेंट्स होते हैं बोर्डिंग में लगे हुए लाइन में। तो जैसे कि मेरी एमरेट्स फ़्लाइट थी, उसकी जो है सबकी अलग अलग फ़्लाइट्स की अलग अलग कंडीशंस होती है। जैसे कि मेरे केस में था 23 किलो के 2 बैकपैक बड़े वाले और एक 7 किलो का बैकपैक। और जो मेरा बैग का वेट था वो 23 किलो से ज़्यादा था, अराउंड 24 किलो के, 24 किलो के अराउंड मेरा जो है बैग का वेट था। तो मुझे डर लग रहा था कि मेरा जो बैग का वेट है वो ज़्यादा ना हो, मेरे साथ एक्स्ट्रा चार्जेस ना ले ले, सारा कुछ। तो जब मेरी बारी आई तो मेरा जो है 24 किलो वेट था। तो उन्होंने इतना इतना ध्यान तो दिया, ऐसे मैं नहीं कह रहा कि ध्यान नहीं दिया, ध्यान दिया, बट 24 किलो तक चल जाता है, पर 24 से ज़्यादा नहीं करना, 24 से कम, मतलब 23 से 24 के बीच में रहेगा आपका, तो इसमें कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है, वो ले लेते हैं, बैग आपका इन कर लेते हैं। पर किस जैसे कि मेरे फ़्लाइट में मेरे साथ जो लड़की बैठी हुई थी, तो उसने मुझे बताया कि उसका जो बैग का वेट था वो 24 किलो के अराउंड था। तो उससे पैसे लिए एक्स्ट्रा, अराउंड जैसे कि उससे 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लिए उस लड़की से। और ये नहीं कि सबके सामने उसका कुछ बिल देते हैं, उसका कुछ पर्ची देते हैं, नहीं, साइड में ले जाके उस लड़की को बोला कि मुझे आप इतने पैसे दो, मैं आपका जो है बैग इन कर दूंगा। तो आप पहले ही ध्यान रखिए कि आपको क्या लेके जाना है, कितना ज़्यादा वेट ले जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप 24 किलो के अंडर सारा कुछ रखिए, जैसा आपका फ़्लाइट के कंडीशंस होते हैं, सारा कुछ। और बाद में मेरे से जब बैग का मैं वेट चेक करवा रहा था, उस टाइम मेरे से जो पूछा, मेरा पासपोर्ट लिया, मेरी फ़्लाइट की टिकट ली। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप क्या करने जा रहे हो वहाँ पे। मैंने बताया स्टडी करने जा रहा हूँ कनाडा में, मेरा कोर्स पूछा बस। और उसके बाद उन्होंने मुझे जो है मेरे बोर्डिंग पास पकड़ा दिए। बोर्डिंग पास में वो, जैसे कि मेरा स्टे था दुबई में, तो सारे बोर्डिंग पास जो है आपको इंडिया में ही मिल जाएंगे। मेरा जो था होटल का स्टे भी था, मैंने अगली वीडियो बना रखी है जब इंडिया टू कनाडा, उसमें मैं आपका लिंक जो है ऊपर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आई बटन में। तो उसमें क्या था, उसमें अगर आप एमरेट्स में ट्रैवल करोगे और आपका 9 घंटे से ज़्यादा का स्टे होगा, तो आप कॉल करके एमरेट्स के हेल्पलाइन नंबर पे उनको बताओ कि मेरा दुबई में 9 घंटे से ज़्यादा का स्टे है, तो वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री होटल प्लस मील्स देंगे, पिकअप एंड ड्रॉप सारा कुछ उनका होएगा, आपको कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो वो सारी जो चीज़ है, बोर्डिंग पास दुबई का, इंडिया का, और होटल का वाउचर, और दुबई का ट्रांजिट वीज़ा, वो सारा कुछ आपको जो है इंडिया से ही मिल जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं अपने चेक इन के लिए जाता हूँ। तो चेक इन में क्या हुआ कि मैंने अपने जैकेटों के अंदर फ्रूटीज़ रख रखी थी, क्योंकि मेरे बैग का वेट भी ज़्यादा हो रहा था। और मैंने एक्चुअली 2 पैंट पाई हुई थी,
तो मेरे को वहाँ चेक इन में, सिक्योरिटी चेक इन में उन्होंने मेरे को पकड़ लिया था, थोड़ा टाइम लग गया था मेरा उसमें कि आप इतना क्यों कर रहे हो। तो मेरे को वहीं पे उन्होंने बोला कि यहीं पे सारी ये खाने की चीज़ या फिर रख दो या फिर अपना यहीं पे खा लो और चले जाओ। तो मैंने जो है अपनी फ्रूटी वगैरह जो है वहीं पे फिनिश कर दी, पी पू के सारा कुछ वहीं ख़त्म कर दिया। और उसके बाद जो है मैं अपने गेट पे जाता हूँ। मेरा जो गेट नंबर था वो था 19B। तो 19B जाता हूँ तो वहाँ पे मैं 1.5 घंटे पहले एक्चुअली पहुँच जाता हूँ। फिर मेरी जो फ़्लाइट है वहाँ से करेक्ट 6:15 पे 6:30 बजे के अराउंड जो है मेरी फ़्लाइट टेक ऑफ कर जाती है दुबई के लिए। तो उसके बाद क्या होता है, जो मेरा 2.5-3 घंटे का रास्ता होता है दुबई तक जाने का। तो जब मैं दुबई लैंड करता हूँ, दुबई में लैंड करने के बाद दुबई का जो एयरपोर्ट है वो बहुत बड़ा है, हद से ज़्यादा बड़ा है और सारा कुछ डिजिटल है। तो मेरे को बहुत कुछ ट्रबल हुई, जैसे कि जब मैं लैंड करता हूँ तो उसके बाद जब वहाँ मेरा जो ट्रांजिट वीज़ा था, मेरा जो होटल का वाउचर था, तो उन्होंने मेरा चेक करा सारा कुछ। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे को वहाँ पे एक ना अलग से काउंटर बना हुआ है, कनेक्ट दुबई करके, कनेक्ट एमरेट्स करके एक काउंटर बना है। उस पर आप जाओगे, आप उनको बताओगे क्या कहते हैं कि मेरा स्टे है होटल में, तो वो आपको जो है बस दिखाएंगे कि आपकी ये बस है, आपको ये बस लेके जाएगी आपके अपने होटल तक और आपको छोड़ के भी आएगी वो। तो जो होटल की वगैरह का जो वीडियो है, मैंने सारा कुछ वो बनाया हुआ है इंडिया टू कनाडा वाले व्लॉग में। मैं उसका जो है लिंक, जैसे कि मैंने बताया हुआ, मैं डाल दूंगा। आप उसमें देख सकते हो कि होटल कैसा है, कि कैसे वो पिक करते हैं, कैसे वो ड्रॉप करते हैं, सारा कुछ। तो उन्होंने फिर मुझे वहाँ से पिक करा, फिर मेरे को होटल में लेके गए, मेरा खाना पीना सारा, रहना धोना सब वहाँ हुआ। मैंने अपना अच्छे से रहा, मैंने रेस्ट करा, 2-2.5 घंटे में सोया वहाँ से। और उसके बाद जो मेरी फ़्लाइट थी, नेक्स्ट फ़्लाइट दुबई से, वो थी, जैसे मैं 20 को चला तो मेरी अगले दिन दुबई के टाइम के हिसाब से 21 तारीख को सुबह थी मेरी फ़्लाइट। 21 तारीख को सुबह थी, मतलब 3-3:30 बजे के करीब थी मेरी अगली फ़्लाइट। तो उसके बाद 3:30 बजे फ़्लाइट मेरी जो है वहाँ से टेक ऑफ होती है, मेरे को वो पिक करके ड्रॉप कर देते हैं वापस से एयरपोर्ट पे। तो जब मैं वहाँ से बोर्डिंग कर रहा था दुबई से, तो उन्होंने मेरे से वहाँ मेरा कोर्स पूछा कि आपका क्या कोर्स है, आपका स्ट्रीम क्या है, आपने 12th में क्या पढ़ाई करी हुई है। दुबई में ये 2-3 क्वेश्चंस मेरे से पूछे, और इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मली जनरली सबसे पूछते हैं, तो आप कहीं सोचो कि आपको रोक दे, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली बेफिक्र होकर अपना आंसर दीजिए सारा कुछ। उसके बाद जो है मैं इन कर जाता हूँ फ़्लाइट में। फिर वहाँ से जो मेरी फ़्लाइट थी दुबई से सुबह 3:30 बजे से लेके टोरंटो में मैं फिर 9:30 बजे सुबह उतरा। ये जो था कुछ 13-14 घंटे का रास्ता था, 13-14 घंटे फ़्लाइट में था, सारा कुछ खाना पीना, कॉम्प्लीमेंट्री मील्स वगैरह आप जितना मर्जी मांग सकते हो फ़्लाइट में, क्रूज़ से सारा कुछ। और फिर जो मैं टोरंटो में लैंड करता हूँ वो अराउंड 9:30 बजे के करीब जो है लैंड करता हूँ टोरंटो में। उसके बाद जो क्या कहते हैं, वहाँ पे बहुत बच्चे थे टोरंटो में, हमसे पहले भी काफ़ी फ़्लाइट्स वहाँ लैंड हुई, हमारे बाद भी काफ़ी फ़्लाइट्स लैंड हुई। तो वहाँ पे सारे बच्चों को एक जगह पहले ही अलग कर दिया, न्यू स्टूडेंट्स का बोर्ड लगा रहता है। तो न्यू स्टूडेंट्स का बोर्ड लगा रहता है तो बच्चे वहीं पे रोक देते हैं, वहाँ पे एक मैम खड़ी होती है तो बोलते हैं वो कि न्यू स्टूडेंट्स, तो उनको साइड में कर देते हैं पहले से ही। तो वहाँ पे करीब 600-700 बच्चे वहाँ पे रुके हुए थे, हमारे बाद भी, हमारे पहले भी। फिर वहाँ से जो है 100 बच्चे जो है लेके जा रहे थे, क्योंकि कह रहे थे कि यहाँ पे जो है स्ट्राइक चल रही है और काफ़ी बच्चे हैं। तो वहाँ से क्या हुआ, फिर जब हमें यहाँ से लेके गए, 2-2.5 घंटे वेट करने के बाद टोरंटो एयरपोर्ट पे, तो उसके बाद हमें यहाँ से 100 बच्चों का बैच लेके गया जिसमें मैं इंक्लूड था। और ये 2.5 घंटे के बाद मैं 2.5 घंटे तक वहीं वेट करता रहा अपने नंबर का। तो वहाँ से फिर जब लेके गए तो फर्स्ट स्टेप जो हुआ वहाँ पे मेरा, कि आपको डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा, एक बड़ा सा कंप्यूटर होगा, उसमें आपको अपना पासपोर्ट स्कैन करना पड़ेगा खुद से, सेल्फ है सारा कुछ, कोई आपको करके नहीं देगा, वो बताएंगे कि ये रहा कंप्यूटर, आप इसमें करो। उसमें आपको पासपोर्ट का जो इन्फॉर्मेशन पेज होता है, फर्स्ट पेज, वो आपको रखना है, वो पासपोर्ट स्कैन करेगा सारा कुछ आपका, और आपकी पिक्चर क्लिक करेंगे। वो पिक्चर क्लिक करने के बाद वो जो है आपको डिक्लेरेशन फॉर्म निकाल के दे देगा कंप्यूटर। वो जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है टोरंटो के एयरपोर्ट से निकलने तक। कहीं आप सोचो कि आपका वो डिक्लेरेशन फॉर्म में वो बस उस वहीं तक था, ऐसा कुछ नहीं। जब तक आप टोरंटो एयरपोर्ट से एग्जिट नहीं करते तब तक वो जो है डिक्लेरेशन फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, जब मेरा डिक्लेरेशन फॉर्म आ गया उसके बाद हमको सारे को इमिग्रेशन के लिए ले गए। तो वहाँ पे जो है हमसे डॉक्यूमेंट मांगा, लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन।
बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जैसा कि उस पर लिखा रहता है ये जो चेक होएगा कैनेडियन बॉर्डर पे चेक होएगा, उस पर पहले से ही लिखा रहता है और वो चेक होता है रियली। और क्या कहते हैं, हमसे हमारा कोर्स पूछा, हमारा नाम पूछा, आप यहाँ क्या करने आए हो, कब तक रहोगे, सारा कुछ ये सब जो नॉर्मल क्वेश्चंस पूछते हैं सारा कुछ पूछा। और किसी को भी नहीं रोका कि कहीं आप सोच रहे हो कि किसी बच्चों को रोक लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। वो बल्कि हमारी और हेल्प करते हैं, अगर किसी बच्चे के पास नहीं है तो वो हमारी और हेल्प करते हैं कि कैसे निकाल सकते हो, कॉलेज में कॉल करो, ये करो। तो इसमें कोई वरी करने की बात नहीं, सारे यहाँ पे फ्रेंडली हैं, कोई आपको ऐसा नहीं करेगा कि आपको वापस इंडिया डिपोर्ट कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी यहाँ पे बल्कि और हेल्प करेंगे। तो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन मांगा मेरे से, मेरा पासपोर्ट मांगा और मेरे से पूछा कि आपका कोर्स कौन सा है, कब तक कोर्स है आपका, और आप उसके बाद क्या करोगे, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। बस मेरे से ये सारे क्वेश्चंस पूछे। उसके बाद उन्होंने मेरा जो है स्टडी परमिट प्लस मेरा वर्क परमिट, मेरे को वर्क परमिट इसलिए मिला क्योंकि जो मेरे स्टडी में कोप है, इंटर्नशिप है, इट्स मीन जिनके जिनके कोर्स में कोप है तो उनको अपना जो वर्क परमिट है वो आपको एयरपोर्ट से ही मिल जाएगा। और जिनके केस में नहीं है, जिनके स्टडी में नहीं है कोप, जिनके कोर्स में नहीं है, तो उनको सिर्फ और सिर्फ स्टडी परमिट मिलेगा। और अगर आपके कोर्स में कोप है, आपको वर्क परमिट नहीं मिला, तो आप उनको बोलो कि हमें हमारा वर्क परमिट दे, क्योंकि जब आप कोप पे आओगे अपने कोर्स में तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपना जो वर्क परमिट जो है तब मिल जाएगा। मुझे मेरा स्टडी परमिट और वर्क परमिट दोनों उन्होंने साथ में दे दिया। मेरा जो कोर्स है वो है होटल एंड रिजॉर्ट मैनेजमेंट, फैंशो कॉलेज, टोरंटो कैंपस है मेरा। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने हमें वहाँ से भेज दिया, हमसे इतना पूछा और हमारे पासपोर्ट पे स्टैम्प मार के उन्होंने वहाँ से हमें निकाल दिया। फिर हम गए अपना लगेज कलेक्ट करने के लिए। वहाँ पे जो है बहुत सारे काउंटर बने हुए हैं ABCDEFG करके, तो आपको पता करना पड़ेगा कि एमरेट्स जो अभी लैंड हुई है, जो आपका प्लेन है, तो उसके बैग्स कहाँ रखे गए हैं। तो वहाँ पे आपका बैग आप कलेक्ट करोगे सारा कुछ। और आप ध्यान रखना कि वहाँ पे सिन उस टाइम मिल रहा है या नहीं मिल रहा। मेरे केस में वहाँ सिन मिल रहा है और बाकी सारे स्टूडेंट्स को मिल जाता है सिन। अगर आप वहाँ पूछोगे कि सिन कहाँ मिल रहा है, अगर आप एयरपोर्ट के बाहर आ गए तो वही आपको कनाडा सर्विस में जाना पड़ेगा, वहाँ जाके आपको सिन लेना पड़ेगा, लंबा प्रोसेस पड़ जाता है। अगर आपको एट अ टाइम वहाँ सिन मिल रहा है तो आप वहीं से कलेक्ट कर लो, फालतू में बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आए हो उस दिन अपना सिन कलेक्ट कर लो, वो दे देंगे आपको सिन। सिन में जो है मेरे से डॉक्यूमेंट मांगे, मेरा वर्क परमिट, मेरा स्टडी परमिट प्लस मेरा पासपोर्ट, बस ये 3 चीज़ मांगे और उन्होंने हमारा सिन निकाल के दे दिया। और जो सिन की जो लाइन है वो काफ़ी लंबी थी उस टाइम, मेरे को 2 घंटे लग गए सिन की लाइन में लगने में और आधा घंटा लग गया उन्होंने सिन देने में, मतलब 2.5 घंटे करीब कुछ लग गए सिन का प्रोसेस करने में, सिन मिलने में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब मैं एयरपोर्ट से निकलने लग गया तो मेरा जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो मेरे से गुम हो गया, पता नहीं कहाँ मिसप्लेस हो गया, तो मेरे को नहीं मिल रहा और मुझे नहीं मालूम था वो इतना इंपॉर्टेंट है। जब मैं निकलने लग गया तो उन्होंने मेरे से मांगा कि डिक्लेरेशन फॉर्म दिखाओ, तो मेरे पास था नहीं डिक्लेरेशन फॉर्म। तो मैं ढूंढ रहा, मैं बहुत परेशान हो गया, मेरे को मिल नहीं रहा डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ गया। तो उन्होंने जो है मेरे को एक अलग काउंटर में भेज दिया जहाँ पे एक मैम बैठी हुई थी। तो उन्होंने क्या करा, मेरा जो सारा बैग है वो खुलवाया, सारे सामान चेक करे कि क्या क्या है आपके पास, आपके मेरे सारे डॉक्यूमेंट चेक करे। उन्होंने जो मेरा पासपोर्ट है वो अपने PC में, अपने कंप्यूटर में डाला और सारा कुछ देखा कि क्या करने आया हुआ है, सारा कुछ 2-3 क्वेश्चंस पूछे मेरे से है। फिर उन्होंने मुझे वहाँ से जाने दिया। मेरा जो टाइम जो और ख़राब हो गया, वहाँ पे 1.5 घंटा और लगा दिया उन्होंने। अगर मेरे पास डिक्लेरेशन फॉर्म होता है तो मैं एट अ टाइम वहाँ एयरपोर्ट से निकल जाता। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, जो आपको आपका डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको मिले तो आप संभाल के रखना, एयरपोर्ट के एग्जिट तक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जिट के टाइम पे वो मांगते हैं आपसे आपका डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ है, ठीक है। तो ये सारा जो था प्रोसेस था कि ये मेरा इंडिया से लेके टोरंटो एयरपोर्ट तक क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, इतना सब नॉर्मल है, कुछ हेडेक लेने की बात नहीं। और जो हाँ, अराइवकैन ऐप में जो आप इंफॉर्मेशन डालोगे, मेरे टाइम पे तो कहीं चेक नहीं हुआ अराइवकैन ऐप का कि इतना इंपॉर्टेंट है, कहीं कोई चेक नहीं हुआ। अराइवकैन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि कहीं पे पूछ लिया अराइवकैन में आपने करा, नहीं। और जो कोविड का जो सर्टिफिकेट है RT-PCR जो कहते हैं बच्चे की इंपॉर्टेंट है, मेरे केस में तो नहीं हुआ। बट मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप क्यों रिस्क लो, अराइवकैन में आप अपना रजिस्टर करके आओ और RT-PCR का जो रिपोर्ट वो लेके आओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।